बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। अम्मा मुझे पैसे चाहिए बस, मैंने कह दिया तो कहीं से भी ला कर दें। ये तेरा काम है अम्मा। 20 साला आलियान माथे पर बट डाले चीख चीख कर अपनी अम्मा से कह रहा था। अम्मा जो चारपाई पर सर पकड़े बैठी थी, इसके चीखने से तंग आकर बोली, ए बेटा, तेरा बाप कोई जिम्मेदार तो है नहीं, दफ्तर में क्लर्क है, कुछ तो ख्याल कर ले। और ये 50,000 का तूने करना क्या है? अम्मा, 1000 दफ़ा तो बता चुका हूँ, मुझे अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तो मत जा, तुझे किसने कहा था कि इतने बड़े लोगों से दोस्तियाँ पाल? चल जाके सो जा, मुझे मजबूर ना कर कि मैं इस वक्त तेरे अब्बा को फ़ोन कर दूँ। अम्मा ने भी दू बदू जवाब दिया, नहीं सोना, मैं जा रहा हूँ। मुझे रहना ही नहीं ऐसे घर में जहाँ पाई पाई के लिए तड़पना पड़े। ये कहते साथ ही वो एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और अम्मा तो बस अरे अरे करती रह गईं। छोड़ दे अम्मा, क्यों अपना दिल जलाती है? कुछ घंटे बाहर रहेगा तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा इसका। आलियान की बड़ी बहन जमीला बोली, सच कहा है किसी ने, औलाद एक आजमाइश है। ये कहकर अम्मा बोझल कदम उठाती अपने कमरे की सिमट मुड़ गई। आलियान गली से निकलकर मेन रोड पर आ चुका था। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। रात के 11 बजे का वक्त था। दिसंबर के अवाइल की रातें थीं और सर्दी अपने जोबन पर थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग तो घरों में ही दब कर रहते थे। धुंध के बायस रात को साफ नज़र नहीं आ रहा था। आलियान ने सोचा, अभी एक दोस्त के यहाँ रात गुजार लेता हूँ, कल वापस आ जाऊँगा। अम्मा भी तब तक पैसों का इंतज़ाम कर चुकी होगी। वो अपने दिमाग में प्लान तरतीब दे रहा था कि दफातन एक खटारा सी गाड़ी इसके सामने आकर रुकी, जो शक्ल से आल्टो लग रही थी। आलियान ने सुकून का सांस लिया कि चलो अच्छा है, वरना इस सर्दी में क्या ख्वार होना पड़ता। फिर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ा ही था कि लगा वो खुद ब खुद खुल गया। आलियान एक लम्हे को रुका, फिर जल्दी से गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को पता बताया और अपने हाथ रगड़ने लगा। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी जब इसके दोस्त का घर ना आया तो इसे तशवीश होने लगी। वो ड्राइवर से मुखातब हुआ, और भाई साहब, ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? ड्राइवर ने कोई जवाब ना दिया, बस नाक की सीध में देखता हुआ ड्राइविंग करता रहा। आलियान ने कुन आंखों से देखा कि इस आदमी ने अभी भी मास्क पहना हुआ है। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अब ऐसा भी क्या डरना कोरोना से कि अकेले में भी मास्क पहना हुआ है, जैसे कोरोना तो इसी के पीछे लगा है। आलियान इन लोगों में से था जिसने अब तक कोरोना को सिर्फ एक ड्रामा ही समझ रखा था, और फिर रात के इस पहर ड्राइवर को मास्क पहने देखकर इसे अच्छी खासी हंसी आई। अब की बार आलियान ने इसका कंधा हिलाया, ए भाई, बहरे हो क्या? बंदा हूँ हाँ में ही जवाब दे देता है, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही बदअखलाक निकले। और ये मैं तुमसे चोलिस्तान जाने को थोड़ी कहा है, जो अभी तक नहीं पहुँचे। एक तो धुंध के बायस ठीक से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। आलियान माथे पर बट डाले अपनी असली मुंह फट अंदाज में बोले जा रहा था कि अचानक ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर आलियान को देखा, और आलियान तो जैसे हैरान रह गया। ड्राइवर की आंखें बिल्कुल काली थीं, न आंखों की वो सफ़ेदी नज़र आ रही थी और ना ही पतलियों का पता चल रहा था। कुछ देर वो यूं ही आलियान को देखता रहा और फिर अपना मास्क नीचे कर दिया, जबकि आलियान की खौफ के मारे धड़कनें बेतरतीब हो गईं। इस आदमी के 2 लंबे लंबे नुकीले दांत थे, जो कि मुंह से बाहर को निकले हुए थे, और सारा मुंह खून से गंदा हो रहा था। अब की बार वो मुस्कुराया और आलियान से कहने लगा, खुश आमदीद नए शिकार। एक अजीब भद्दी सी आवाज़ थी इसकी। आलियान जैसे अचानक ही होश में आया और फिर कुछ भी सोचे समझे बगैर दरवाज़ा खोलकर चलती गाड़ी से छलांग लगा दी और सड़क से दौड़ता हुआ दरख्तों के बीच जा गिरा। इसके चेहरे पर काफ़ी खराशें भी आ गई थीं, मगर वो इनकी परवाह किए बगैर उठा और अंधाधुंध भागने लगा, इस बात से बेखबर कि अभी और कितनी बलाएं इसकी मुंतजर हैं। थोड़ी दूर जाकर वह रुका और घुटनों के बल झुककर अपनी नाहवार सांसों को तरतीब देने लगा। इस यख बस्ता मौसम में भी इसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, इधर उधर का जायजा लेता रहा। इसे खबर ही ना हुई कि कब भागते भागते वो दरख्तों के झुंड में आ घुसा है, जो कि किसी जंगल का हिस्सा मालूम हो रहा है। थोड़ा आगे चलने के बाद आलियान को अपने से कुछ फुट दूर रोशनी सी नजर आई। इसे तजस्सुस हुआ कि इस वीराने में ये रोशनी कहाँ से आ रही है। फिर वो इस रोशनी की जानब चल पड़ा और करीब जाकर हैरतज़दा रह गया कि वो रोशनी एक झोंपड़ी से आ रही थी। हैं,
इतनी सुनसान जगह पर झोंपड़ी क्या कर रही है? आलियान कुछ देर तजब्जब के आलम में खड़ा रहा और फिर इस झोंपड़ी के छोटे से दरवाजे पर दस्तक दे डाली और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और आलियान की आंखें तो फटी की फटी रह गईं, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाली एक खूबसूरत हसीना लड़की थी। जी कहिए, वो लड़की अपनी खूबसूरत सहर अंगेज आवाज़ में बोली। वो मुझे प्यास लगी है, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो। आलियान ने तजब्जब की हालत में कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ, कुछ देर आराम भी कर लेना, काफ़ी थके हुए लग रहे हो। वो लड़की पुर इसरार मुस्कुराहट के साथ बोली। आलियान वाकई थक गया था, इसलिए वो लड़की के एक बार कहने पर ही अंदर चला आया। अंदर आकर इसने पहले झोंपड़ी का जायजा लिया। झोंपड़ी में कंदील पर दो लाल दिए जल रहे थे, जिनकी बदौलत वो काफ़ी रोशन थी। एक तरफ चारपाई पड़ी थी और साथ ही लकड़ी का छोटा सा स्टूल और मेज़ भी था। झोंपड़ी के कोने में चूल्हा रखा हुआ था, जिसके ऊपर हड्डियाँ पड़ी थीं, और ऊपर दीवार पर ताक सा बना हुआ था, जिस पर कुछ बर्तन रखे हुए नजर आ रहे थे। वो लड़की स्टील का एक डोल थामे आलियान के पास आई और कहने लगी, ये लो शरबत पी लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम्हें यकीनन भूख लगी होगी ना। आलियान ने बिना कुछ कहे चुपचाप वो डोल थाम लिया, जिसमें सुर्ख रंग का स्याल था, और छोटे छोटे घूंट भरने लगा। कुछ अजीब सा जायका लगा इसे इस शरबत का। कुछ ही देर बाद वो लड़की एक प्लेट और चंगेर उठाकर लाई और आलियान के सामने मेज़ पर रख दी। खुद जाकर झोंपड़ी की खिड़की के पास खड़ी हो गई। आलियान ने बगौर इसका जायजा लिया। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत हसीनो जमील दोशीज़ा थी, जिसके काले रेशमी बाल कमर से भी नीचे तक आते थे। मगर ये क्या, आलियान को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। इसने एक दो बार अपनी पलकें झपकी भी, मगर वो मंजर ना बदला। ये इसकी नज़र का धोखा ना था, बल्कि सचमुच में इस लड़की के पैर उल्टे थे। आलियान ने घबराकर नज़रों का जाविया बदला और सालन की प्लेट की तरफ देखने लगा, मगर वो ये देखते ही दंग रह गया कि इस सालन में इंसानी उंगली पड़ी है। प्लेट उल्टाकर एक झटके से उठा, जिसकी वजह से प्लेट दूर जा गिरी। तभी इस लड़की ने मुड़कर आलियान को देखा और फिर चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए धीरे धीरे आलियान की तरफ कदम बढ़ाने लगी। आलियान ने देखा कि इस खूबसूरत लड़की का रूप आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। अब ना तो वो खूबसूरत मुस्कुराहट थी, ना ही वो गोरा रंग। इस लड़की के नाखून लंबे हो गए, आंखों की जगह अजीब से काले गड़े नजर आने लगे। गाल इस तरह पिचक गए जैसे वहां सिर्फ हड्डियां ही हों, और खूबसूरती ने भयानक रूप धार लिया। वो मुंह खोले आलियान की तरफ बढ़ रही थी, जिससे इसके काले टूटे फूटे दांत नुमाया हो रहे थे। खुश आमदीद मेरे नए शिकार, वो आगे बढ़ते हुए बोली। आलियान के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ी। वो चुड़ैल इसके करीब पहुंच चुकी थी और अपना हाथ आलियान की तरफ बढ़ा रही थी, मगर बर वक्त इसके दिमाग ने काम किया और आलियान ने इस बला को जोर से धक्का दिया और जल्दी से दरवाजे की तरफ लपका। झोंपड़ी से बाहर निकल कर वो फिर तेजी से भागने लगा और साथ ही इसे झोंपड़ी से एक सीटी नुमा चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज थी कि आलियान ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, मुबादा के इसके कानों के पर्दे ही ना फट जाएं। वो यूं ही भागता जा रहा था, किसी सिमत का तयन किए बगैर। वो अब भी इन घने दरख्तों में ही फंसा हुआ था। इसे हैरत हो रही थी कि इस शहर में तो कोई जंगल नहीं है, तो फिर ये क्या माजरा है, आखिर कौन सी भूल भुलैयाँ हैं। वो सोच सोच कर पागल होने को आया था। इसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था और रोना भी कि वो क्यों इस यख बस्ता रात में बाहर निकला। मगर होने को कौन टाल सकता है। चांद की पहली रातें थीं और रोशनी ना होने के बराबर थी। इसी वजह से आलियान अंधेरे में बमुश्किल आंखें फाड़ फाड़े देख रहा था। अब तो वो अंधाधुंध भागता रहा, मगर अब इसे सही रास्ता तलाश करना था। अचानक से इसे याद आया कि इसकी जेब में मोबाइल है। इसने जल्दी से अपनी जेबों को टटोला और फिर मोबाइल निकाल कर टॉर्च ऑन कर दी और सड़क की तरफ निकलने वाला रास्ता ढूंढने लगा। बिलाशुबा वो एक मजबूत असाब का मालिक था, मगर इस पे दर पे वाक़यात ने इसके जहन को जैसे मऊफ कर दिया था। वो हैरान था कि आजकल के ज़माने में भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अपनी सोचों में गुम वो आगे ही आगे बढ़ रहा था कि अचानक ही इसकी नज़र सामने दरख्त के पास खड़े एक गधे पर पड़ी, जो सर झुकाए खड़ा था। हैं, अब इस बेचारे गधे को कौन पागल इतनी ठंड में यहाँ छोड़कर चला गया है। चलो करीब जाकर देखता हूँ, क्या पता इसका मालिक यहीं कहीं हो। फिर वही तजस्सुस आलियान साहब का वाक़यात को जहन से झटक कर इस गधे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर इसने इस पर टार्च की रोशनी डाली और फिर इसे हैरत का एक झटका लगा। वो गहरे काले रंग का गधा था। आलियान को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चक्कर है। रात के इस पहर गधा
اور اتنا گہرا رنگ وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا جب چند سماعتوں کے بعد اس کی نظر دوبارہ اس گدھے پر پڑی۔ وہ خوفزدہ ہو کر کچھ قدم پیچھے ہو گیا۔ اس کالے گدھے کے کان نیچے کو لٹک رہے تھے جبکہ اس کا سر اوپر درخت کے اونچے تنوں تک پہنچا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں اسے وہی سیٹی نما چیخ دوبارہ سنائی دی جو کہ اسی چڑیل کی تھی، اور دوسری طرف سے وہ آدمی آتا ہوا دکھائی دیا جس کے لمبے نکیلے دانت دور سے ہی چمک رہے تھے۔ اور پھر وہ اپنی بھوتنی آواز میں مخاطب ہوا، یہ میرا شکار ہے، میں لایا ہوں اسے یہاں تک، تم دونوں اسے چھونے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ تبھی وہ چڑیل اڑتی ہوئی کہیں سے آئی اور اس آدمی پر جھپٹ پڑی۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے جبکہ وہ گدھا اپنی سابقہ حالت میں موجود تھا۔ یہ ایک ایسی مسخرہ نادیدہ مخلوق تھی جو انسانوں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتی ہے۔ یہ مخلوق کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے اور اپنا قد اور حجم بھی مبالغے کی حد تک بڑھا سکتی ہے۔ آلیان پھٹی آنکھوں سے ان شیطانی قوتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا شکار ہونے والا ہے۔ ایک طرف وہ مرد تھا جو اس کے خون کا پیاسا تھا تو دوسری طرف وہ چڑیل۔ آلیہ نے بچپن میں سنا تھا کہ چڑیلیں انسانوں کا دل اور کلیجہ بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ یہ سب سوچ سوچ کر ہی اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر، میں ان شیطانی قوتوں کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اسے اب یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ آدمی اور چڑیل ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے جبکہ وہ گدھا ہر چیز سے بے نیاز کھڑا تھا۔ آلیہ نے موقع غنیمت جانا اور ایک دم مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ کبھی کبھی پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتا کہ کہیں وہ نادیدہ مخلوق، وہ چڑیل آدمی اور شیطانی قوتیں اس کا تعاقب تو نہیں کر رہیں۔ راستے میں اسے کافی ٹھوکریں بھی لگیں مگر وہ رکا نہیں۔ آلیان کو بھاگتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اپنی گلی کی مرکزی سڑک تک پہنچ چکا تھا اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تبھی تھک کی آواز آئی۔ آلیان نے ادھر ادھر دیکھا، وہ ایک بلی تھی جو گاڑی کے بونٹ پر کودی تھی۔ آلیان اس قدر ڈر چکا تھا کہ اسے اب بلی سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گڑبڑاتا اپنے گھر تک پہنچا اور دھڑ دھڑ دروازہ بجانے لگا۔ ساتھ ساتھ پیچھے بھی مڑ کر دیکھ لیتا تھا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ اماں جاگ چکی تھیں، نماز کی تیاری کر رہی تھیں جب انہیں دروازے پر زور زور سے ہونے والی دستک سنائی دی۔ یہ آلیان ہی ہوگا یقیناً، ایک تو اس لڑکے کو آرام نہیں، یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھول کر جب اماں نے سامنے دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہوا۔ آلیان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے مٹی سے ہٹے ہوئے تھے اور چہرے پر جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ اماں اماں مجھے بچا لو، وہ آدمی میرا خون ہی پی لے گا اور وہ چڑیل میرا دل چبا لے گی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بے ربط جملے بول رہا تھا۔ اماں نے دیکھا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ آلیان کو کندھے سے تھامے کمرے کے بستر پر لٹانے کے لیے لے آئیں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اماں تو یہیں بیٹھی رہنا میرے پاس، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ واضح تھی جو ماں نے محسوس کی، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی کہ بات کیا ہے۔ کافی دن تک اسے بخار رہا مگر پھر دم درود کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے اپنی اماں کو سارے کا سارا واقعہ سنا دیا جو اس رات اس کے ساتھ بیتا تھا۔ زندگی تو اب اپنے معمول پر آ گئی تھی مگر آلیان آج تک اس خوفناک رات کو فراموش نہیں کر سکا۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتا ہے اور پھر ڈر اور خوف کی حالت میں وہ اپنے ارد گرد گھورنے لگتا ہے۔